रियल एनालिसिस के इस पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको रियल एनालिसिस के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा पता चल जाए कि इसमें हम करने वाले क्या हैं और कैसे करना है। आप सबको पहले से ही पता होगा, ये कैलकुलस का ही थोड़ा एडवांस रूप है। कैलकुलस में जो चीज़ पढ़ते हैं उन्हीं को थोड़ा रिगरस तरीके से आप यहाँ पे पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कैलकुलस में क्या पढ़ा होगा? कंटिन्यूटी पढ़ी होगी। कंटिन्यूटी, इसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और डिफरेंशिएबिलिटी, ये टॉपिक तो पढ़े ही होंगे। वही टॉपिक यहाँ आएंगे। तो फिर अंतर क्या है? एक छोटा सा अंतर है। कैलकुलस में आप एक फंक्शन लेते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। जैसे आपने कंटिन्यूटी चेक कर ली, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लिया, कुछ और भी जो भी आपने किया है, या जो भी आपने टॉपिक्स हमारे लेक्चर सीरीज़ में पढ़े हैं। लेकिन एनालिसिस में आप फैमिली ऑफ फंक्शन को पढ़ते हैं। वहाँ एक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ते हैं आप, चाहे कंटिन्यूटी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ फैमिली ऑफ फंक्शन को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए। तो फैमिली ऑफ फंक्शन में फॉर एग्जांपल जैसे मैट्रिक स्पेस क्या होता है, अभी नहीं आएगा रियल एनालिसिस में, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में ही बोला हुआ है कि हम टोपोलॉजी को अवॉइड करेंगे। पर मैट्रिक स्पेस है क्या, क्योंकि बाद में तो आएगा ना ये। तो एक फैमिली ऑफ फंक्शन है, आसान शब्दों में कहें तो यही इन दोनों में अंतर रहेगा। दूसरा, सेम चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी वहाँ पढ़ी यहाँ पढ़ी, लेकिन यहाँ हमारा तरीका क्या होगा? एक एक चीज़ का हम प्रूफ मानेंगे और मोर रिगरसली उसको प्रूफ करेंगे। एनालिसिस अब अदर सब्जेक्ट से अगर कंपैरिजन करें, काफ़ी अदर सब्जेक्ट से, तो बिल्कुल हटके भी होता है। कई मायनों में एकदम हटके होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पढ़ते हैं? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने का मेथड ही है। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, आपने वो मेथड यूज किया, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी। लेकिन रियल एनालिसिस में यूजुअली ऐसा हम नहीं करते हैं। रियल एनालिसिस में हम एक एक चीज़ का प्रूफ ढूंढते हैं, एक एक चीज़ का रिगरस तरीके से। और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, अगर आपको कोई चीज़, फॉर एग्जांपल आपने प्रूफ किया कि ए इम्प्लाइज बी, और आपने मान के चलिए कोई 15-20 स्टेप में, फिर 15 या 20 स्टेप में आपने प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर ए होता है तो बी भी होता है। आपको एक एक स्टेप पता है, पहले स्टेप में ये किया, दूसरे में ये किया, तीसरे में ये किया, चौथे में ये किया, और करते 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 जेथ स्टेप में क्या किया, nth स्टेप में क्या किया, n+1 स्टेप में क्या किया, और फाइनली बी आ गया। आपको पता है, लेकिन फिर भी हो सकता है आप उसको समझते ना हो। रियल एनालिसिस में क्वाइट कॉमन है ये प्रॉब्लम, कि आपको लग रहा है आप समझते हैं, लेकिन आप उसको नहीं समझते हैं। आपको पता है, ये तो आपको पता है, ए से स्टार्ट करके कोई n स्टेप बाद बी प्रूफ कर लेंगे, आपको सारे स्टेप भी पता है बीच के, लेकिन हो सकता है आपको उसका प्रूफ आप समझे ना हो। तो फिर पता कैसे चलेगा? ये भी तो क्वेश्चन आता है, और यही हमको समझना है, जिससे हम आगे रियल एनालिसिस में ये याद रखें। पता कैसे चलेगा कि मैं किसी चीज़ के प्रूफ को समझता हूँ या नहीं समझता हूँ? तो अब हमेशा आप इस ट्रिक को यूज कीजिए। जहाँ पे भी आप अपने आप से पूछें कि मुझे ये प्रूफ समझ में आया या नहीं, तो जो मैं बोल रहा हूँ आप वो कीजिए। पता तब चलेगा जब आपको उसका कोर आइडिया पता हो कि वास्तव में क्या हो रहा है और कैसे उससे ए से बी इम्प्लाई करता है। तो ये तो मैंने मोटा मोटा बोल दिया, डिटेल में बताता हूँ। मान के चलो आप किसी भी चीज़ को प्रूफ कर दें, तो मान के चलते हैं ना कि लेट ये भी होता है, लेट ये भी होता है, लेट ये भी होता है, तो ए इम्प्लाइज बी होता है। मान के चलो आपने एक एक्सियम, दो एक्सियम, एक्सियम नंबर 3 और एक्सियम नंबर 4 मतलब 4 कोई एक्सियम है या अजम्पशंस है, जो भी मान लीजिए। हर क्वेश्चन में रहते हैं ना, जैसे अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप, तो वहाँ पे अजम्पशन ही हो गया कि आपने जी को अबेलियन ग्रुप माना है। या कैलकुलस है तो लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन हैविंग दिस दिस दिस, तो वहाँ पे आपने अजम्पशन क्या लिया है कि एफ कंटिन्यूस फंक्शन है और कुछ और प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं। तो मान के चलिए आपने 4 अजम्पशन माने, 1 2 3 4, या एक्सियम्स हैं या पोस्टुलेट्स हैं, जो भी है। और अगर ये 4 एक्सियम्स होती हैं तो ए इम्प्लाई करता है बी को, जिसे आप मान के चलिए 15-20 स्टेप में प्रूफ कर सकते हैं। और मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने कर दिया तो हो सकता है आप तब भी ना समझे हो, तो उसे आप कैसे टेस्ट करेंगे? इसका सिंपल टेस्ट ये है, आप किसी भी एक एक्सियम को हटा दीजिए। मान के चलिए मैंने एक्सियम 1 को हटा दिया, तो अब आप बता सकते हैं कि अगर एक्सियम 1 हट गई तो आपने जो 15-20 या जितने भी स्टेप यूज किया, कहाँ पे आप अटक जाओगे? क्यों इसकी ज़रूरत है?
या मैंने रेंडमली एक्सियम 3 हटा दी। तो जैसे एक्सियम 3 हटा दी तो कहीं ना कहीं पे दिक्कत आएगी। अगर नहीं आ रही तो आप फिर इसे समझे नहीं है। और कहाँ पे दिक्कत आ रही है वो पता करेंगे, साथ ही में हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कम से कम क्या कंडीशन रखी जाए जिससे ये हो जाए। तो आंसर यही मिलेगा कि एक्सियम नंबर 3 भी होनी चाहिए। ऐसे आप एक्सियम 2 को हटा के देख लीजिए। और दूसरा काम आप ये कीजिए, जब आपने ये कर दिया एक्सियम 1 हटा दी, आपने देख लिया कि हाँ एक स्टेप है nth स्टेप, तो वहाँ पे हम अटक जाएंगे। वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा जब तक एक्सियम 1 नहीं है। ऐसे आपने 2 पे देखा, 3 पे देखा, 4 पे देखा। और अगर आपको अपनी एडवांस लेवल की वो बनानी है अंडरस्टैंडिंग, इतने से तो पता समझ गए ना, आपको इतना पता तो चल गया अच्छा ये होता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग एकदम एडवांस लेवल की कैसे, उसके लिए एक काम करना चाहिए आपको। अगर आपने एक्सियम 1 हटा दी, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है आप कहीं पे अटक गए, या कोई भी एक्सियम हटा ली, जरूर नहीं 4 ही हो, कितने भी हो सकते हैं। इन प्लेस ऑफ 4 यू में हैव 10 एक्सियम्स, कितने भी हो सकती हैं। आप एक फंक्शन या एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कीजिए जहाँ पे ए इम्प्लाई बी न करे, केवल एक एक्सियम हटाने पे। आप समझे, एक काउंटर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कीजिए। काउंटर एग्जाम्पल, इसे कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल मतलब अगर 1 2 3 4 है तो ए बी को इम्प्लाई करेगा ही करेगा। पर मान के चलो मैंने ए को हटा दिया, तो 2 3 4 अगर होल्ड होता है तो ज़रूरी नहीं है ए बी को इम्प्लाई करे। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल प्रूफ करके दिखाइए, एक मैन्युफैक्चर करके दिखाइए, बना के दिखाइए कि इस वाले एग्जाम्पल में एक्सियम 2 भी होती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है, पर ए इम्प्लाई नहीं करता है बी को, इसलिए एक्सियम 1 का होना भी ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही एडवांस लेवल की हो जाएगी। साथ ही में एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है, एनालिसिस हुआ चाहे वो रियल एनालिसिस हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आगे आएगा, और लीनियर अलजेब्रा ले लीजिए। जैसे आप लीनियर अलजेब्रा या अलजेब्रा, मोटा मोटे अलजेब्रा के अंदर आ जाता है। ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनसे आप बच नहीं सकते। मतलब आप पूरे वर्ल्ड वाइड चले जाइए, पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, अगर आपको एमएससी मैथ से भी करना है, इनका बहुत अच्छा नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो वो लेंगे नहीं आपको, इनके बिना होता ही नहीं है। और कोई भी आप एग्ज़ाम दिखा दीजिए या देख लीजिए जिसमें एनालिसिस न पूछा गया हो, ऐसा दिखा दीजिए, या खुद देख लीजिए, एनालिसिस लिनियर अलजेब्रा के बिना होता ही नहीं है। और आपको बता दूं, जब आप एमएससी करोगे कभी, उसके बाद नेट जैसे एग्जाम में अगर आप बैठोगे तो लिनियर अलजेब्रा को बहुत ज़्यादा वेट दिया जाता है। और लिनियर अलजेब्रा को एक मान के चलिए, क्योंकि अलजेब्रा का एक ब्रांच मान के चलिए लिनियर, अगर और एनालिसिस की एक रियल एनालिसिस, तो इन दोनों से ही आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, लगभग नेट में बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं आप। और नेट छोड़िए, आप और भी, अगर आप बीएससी के बाद आईआईटी जेईई देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो एनालिसिस के बिना तो नहीं होने वाला है। एनालिसिस की बहुत अच्छी स्टडी होनी चाहिए, और ये 2 ब्रांच ऐसी है जिनको तो अच्छा नॉलेज होना ही होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट कर भी रहा हूँ, तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा एक नोटेशंस हम क्या यूज करने वाले हैं। वैसे पिछली कैलकुलस सीरीज़ में हमने एक बार डिफाइन किए थे, लेकिन आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं यहीं पे नोटेशंस क्विक रिव्यू कर लेता हूँ। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, इनको हम ऐसे दिखाएंगे नेचुरल नंबर्स, और लिखेंगे कैसे, 1 2 3, ये नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरा आ गया होल नंबर की ज़रूरत नहीं है, होल नंबर इसमें 0 ऐड करते ही मिल जाते हैं, इसलिए होल नंबर छोड़ दीजिए, सीधे इंटीजर पे आ जाइए। इन्हें कहता है इंटीजर्स। और इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारे मिला करके, मतलब इनफाइनाइट से आएगा -2 -1 0 1 2 और इनफाइनाइट तक। और थोड़ा आगे बने तो कैपिटल क्यू, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं, सारे p/q टाइप के नंबर सच दैट q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, ये रैशनल होते हैं। और रैशनल के बाद आपको पता है इर्रेशनल भी होते हैं, हमने डिटेल में बताया हुआ है कैलकुलस के पहले लेक्चर में, तो वहाँ आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं, इनके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। इससे आगे जो हमें चीज़ काम की है वो है रियल नंबर्स। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, रैशनल भी आते हैं इसमें, और सारे इर्रेशनल भी आ जाते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 है, सिंपल सा एग्जांपल, वो पी बाई क्यू की फॉर्म का नहीं होता, इसलिए इरेशनल नंबर भी होते हैं। और ऐसे ही एक और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी अभी ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली है, इन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो इनकी यहाँ कम से कम अभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो बाय नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मतलब होगा रियल नंबर्स, हम कुछ भी कर रहे हैं तो रियल में कर रहे हैं। तो वैसे इन नोटेशन से तो हो जाएगा, पर साथ ही में एक और चीज़ चाहिए होगी, वो है सेट्स एंड फंक्शंस। आपने सेट थ्योरी पहले से ही पढ़ रखी है, तो सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी। लेकिन अगर आपने इससे पहले, अगर आप यूजी लेवल में इससे पहले सेट थ्योरी पढ़ी है, तो कई चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होंगी, वो चीज़ें हम यहाँ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो इसलिए उन चीज़ों से पहले पहले होते क्या हैं, ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेट क्या होता है ये आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब जो डेफिनेशन आप दे रहे हैं उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी का मतलब उसके कोई दो अर्थ नहीं आना चाहिए या अनक्लियर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ तो, अगर मैं दो एग्जांपल आपको दूं कि मेरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का सेट, स्टूडेंट का सेट, तो ये वेल डिफाइंड है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छा ये भी पढ़ता है, ये भी पढ़ता है, ये भी पढ़ता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अच्छे बच्चों का सेट, मेरी क्लास में पढ़ने वाले अच्छे बच्चों का सेट, तो अच्छे बच्चे की कोई डेफिनेशन होती नहीं है, गुड स्टूडेंट की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। या मैं बोलूँ इंडियन टीम में जो अच्छे बैट्समैन हैं उनका सेट, बैट्समैन का सेट या अच्छे बैट्समैन का सेट, तो बैट्समैन तो सारे हो गए जो बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन अच्छा कौन है, हर किसी के खेलने का अपना अपना तरीका होता है। तो अच्छे बैट्समैन जहाँ पे हमने बोल दिए तो फिर से एम्बिग्यूटी आ गई, पता नहीं चल रहा है कि हम किसको अच्छा कहेंगे। इसलिए वेल डिफाइंड होना चाहिए, जिसके दो दो अर्थ ना आए या अनक्लियर ना हो मतलब। साथ ही में सेट को ऐसे डिनोट करते हैं जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कुछ भी हो सकता है। ये कैपिटल ए सेट है, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, सी हो सकता है, इससे बाहर भी हो सकता है। कैपिटल ए आपकी आपकी जो छोटी सी लाइब्रेरी है उसमें रखी हुई बुक्स का सेट हो सकता है। कैपिटल बी आपके पास कितने शर्ट हैं उनका सेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैपिटल ए से कहते हैं। और इसके मेंबर्स अगर कोई हैं, फॉर एग्जांपल एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब होता है एक्स इज ए मेंबर ऑफ ए, जो भी सेट है। फॉर एग्जांपल 2 बिलोंग्स टू जेड, 2 एक इंटीजर है, जेड में बिलोंग करता है, या -2 बिलोंग करता है जेड में। और अगर कोई इसका मेंबर नहीं है तो उससे कहते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फॉर एग्जांपल -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर अभी हमने क्या देखा, 1 से स्टार्ट हो रहे थे, तो नेगेटिव तो उसमें होते नहीं हैं। और होता है एक, उसे कहते हैं सबसेट। सबसेट भी आपको पता ही होगा। सबसेट क्या होता है, इसका नोटेशन ही होता है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मान के चलो। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। मतलब जैसे हम बोलचाल में बोलते हैं ना, ए बी से बड़ा है तो बी ए से छोटा है, जैसे मैं बोलना चाहें, तो इसे हम क्या कहते हैं, सबसेट। ए सबसेट है बी का तो बी सुपर सेट है ए का। तो सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट में आपको कोई भी एलिमेंट अगर आपने एक्स में बिलोंग करता है, आप कोई भी एलिमेंट ले लो, या इसको आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू बी। सबसेट का मतलब यही है कि ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एक एलिमेंट है, इसे सबसेट कहते हैं। या इसी को सुपर सेट की भी ये डेफिनेशन होगी, अगर बी सुपर सेट है ए का। तो सबसेट कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, कभी कभी प्रॉपर हो सकता है। तो प्रॉपर सबसेट के केस में अगर हम कहें कि ये प्रॉपर सबसेट है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं बी, इसका मतलब होगा बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है, ज़्यादा है, जो ए में नहीं है, मतलब प्रॉपर उसके इनसाइड है वो। और जो इक्वलिटी होती है उसमें इक्वल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको डिफरेंस देखना है तो एन इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ।
सबसेट इक्वल टू कर दिया मैंने, पर ये नहीं लिख सकते हम नेचुरल नंबर इज कंटेन इन नेचुरल नंबर, ये गलत हो जाएगा। कंटेन का मतलब है नेचुरल नंबर, जो ये पहला वाला है इसमें सेम एलिमेंट है, इसलिए ये वाला नोटेशन यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड होती है इसमें, इक्वलिटी भी है सबसेट भी है, स्ट्रिक्टली कंटेन वाला। लेकिन ये यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इंस्टीड हम ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर स्ट्रिक्टली कंटेन्ड है, ये भी लिख सकते हैं, और सबसेट इक्वल टू भी लिख सकते हैं, क्योंकि सबसेट इक्वल टू में दोनों आ जाते हैं। अब आता है इक्वल। इक्वल तो मैं शॉर्ट में लिखूँगा, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें पता होंगी। जो चीज़ें नहीं आएंगी, जो अभी तक मुझे विश्वास है कि शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि यूजी में पढ़ते नहीं, उन पे हम थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे। तो इक्वल सेट मतलब जिनके सारे एलिमेंट सेम है, ए का हर एक एलिमेंट बी का है, बी का हर एक एलिमेंट ए का है। मैथमेटिकली आप प्रूफ कैसे करेंगे ए और बी इक्वल है, उसको आप हमेशा याद रखिए। आप ये प्रूफ कीजिए ए सबसेट इक्वल टू बी और बी सबसेट इक्वल टू ए, ये आपको प्रूफ करना होगा। और जब भी आप ये प्रूफ करेंगे इसका मतलब होगा ए और बी इक्वल है, और जब भी ए और बी इक्वल होंगे इसका मतलब होगा ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। अब एग्जाम्पल हम और भी दे सकते हैं, कुछ तो मैंने दे दिए। फॉर एग्जाम्पल, सारे नेचुरल नंबर्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, उनका सेट क्या होगा? तो चेक करके देख लीजिए, वो सेट होगा 1 और 2। ऐसे ही आप और भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सारे नेचुरल नंबर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए, तो ऐसा कोई होता ही नहीं है, इसे कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कुछ नहीं होता है, फाई एम्प्टी सेट, और इसे कहते हैं फाई। फाई का मतलब क्या होता है? इस सेट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या कोई नेचुरल नंबर ऐसा हो सकता है जिसका स्क्वायर करें उसमें 1 ऐड करें 0 हो जाए? तो नहीं होता ऐसा कोई, क्योंकि नेचुरल नंबर खुद 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, तो बढ़ता रहेगा, वो 0 कभी नहीं होगा। तो ऐसा, इसलिए इस सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट। हमें जो और चीज़ चाहिए, एक चीज़ है यूनियन। एग्जाम्पल नहीं, ये थोड़ा डेफिनेशन में आ जाएगा। डेफिनेशन, तो हमें कौन सी चीज़ चाहिए? यूनियन। यूनियन आपको पता है, अगर दो सेट आपके पास है तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? सारे एलिमेंट, सारे एक्स सच दैट या तो एक्स ए में हो या बी में हो, एक्स या तो ए का मेंबर हो और एक्स बी का मेंबर हो, दोनों का भी हो सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे यूनियन कहते हैं। यूनियन में कौन एलिमेंट होता है? जो ए में हो या बी में हो, दोनों में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम एक में तो होना चाहिए। ऐसे ही एक चीज़ होती है इंटरसेक्शन, इसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट होते हैं कि वो पहले में भी हो एंड दूसरे में भी हो, मतलब कॉमन एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए में भी है बी में भी है, उसको क्या कहेंगे? कॉमन एलिमेंट। और एक और, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट रिलेटिव टू, ये बोल सकते हैं। ये वाला नोटेशन आप देख लीजिए, आप केवल नोटेशन देखिए, ये इस टाइप का नोटेशन। तो इसको क्या कहते हैं? एक्स सारे एलिमेंट सच दैट एक्स ए में है एंड एक्स बी में नहीं है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, आपने बी के एलिमेंट को एक प्रकार से माइनस कर दिया है, ठीक है। और डिसजॉइंट सेट किन्हें कहते हैं? जिनका इंटरसेक्शन फाई हो। मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो डिसजॉइंट सेट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई एम्प्टी, उनमें कुछ कॉमन नहीं है। कई थ्योरम्स हैं जो आपको पहले से याद ही होंगे।
और अगर नहीं आते तो आप इनको नोट कर सकते हैं, जिन्हें हम अभी प्रूफ नहीं करेंगे, इन्हें आप प्रूफ कर सकते हैं। इनका प्रूफ आप खुद देख लीजिए। इसकी वैल्यू कितनी होती है और यूनियन अब इंटरसेक्शन बन चुका है। तो प्रूफ कैसे करेंगे आप? प्रूफ करने का बड़ा आसान तरीका है। दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब पहला दूसरे का सबसेट हो, दूसरा पहले का सबसेट हो। इसे पार्ट ए बोल दीजिए, पार्ट बी। ऐसे ही अगर मैं पहले इंटरसेक्शन लगा लूँ तो ये कितना हो जाता है, और यहाँ आ जाएगा यूनियन। जैसे आपने फाइनाइट का यूनियन लिया, आप इनफाइनाइट का भी यूनियन ले सकते हैं। इसका मतलब अगर A1, A2, A3 इस तरह से फैमिली ऑफ सेट है, इनफाइनाइटली मैनी सेट है, तो आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। यूनियन I1 टू इनफाइनाइट, इसे ऐसे लिखते हैं AI। इसका मतलब क्या होगा? सारे एलिमेंट सच दैट X बिलोंग्स टू AI, या यहाँ I यूज किया तो यहाँ N कर दीजिए, फॉर सम नेचुरल नंबर N। और ऐसे आप इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट का इंटरसेक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। I1 टू इनफाइनाइट AI इज इक्वल टू ऑल X सच दैट X बिलोंग्स टू AN। यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर ऑल N बिलोंगिंग टू N। इसमें फॉर ऑल है, उसमें फॉर सम है, मतलब कम से कम एक में होना चाहिए, कम से कम एक में। और दूसरे वाले में सभी में होना चाहिए। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन से पहले ये जान लीजिए दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? क्योंकि ये सेट है, सेट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सेट किन का हो सकता है? बुक्स का हो सकता है। अगर मेरा एक सेट बुक्स का है, दूसरा सेट मेरी शर्ट का है, मेरे पास कितने हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? इसी को कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो नंबर्स का होता है, लेकिन सेट किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो A क्रॉस B का मतलब यही होता है, इसी को हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, कि आप सारे एलिमेंट का पेयर बनाइए जिसमें पहला एलिमेंट A का हो, दूसरा एलिमेंट B का हो। एक क्विक एग्जांपल, मान के चलिए A इक्वल टू कितना है? 1 2 3 है, और B इक्वल टू कितना है? स्मॉल a और स्मॉल b है। तो A क्रॉस B कितना होगा? A क्रॉस B में वो सारे पेयर आएंगे जिनमें पहला एलिमेंट A का हो, दूसरा एलिमेंट B का हो। पहला एलिमेंट 1 हो सकता है, दूसरे का A हो सकता है। पहला 1 हो, दूसरा B हो सकता है। पहला 2 हो, दूसरा A हो सकता है। पहला 2 हो, दूसरा B हो सकता है, और ऐसे ही ये भी हो सकता है। इसको छोड़ करके ऐसा कोई पेयर है नहीं जिसमें पहला एलिमेंट कैपिटल A का हो और दूसरा एलिमेंट कैपिटल B का हो। इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ऐसे आप किसी का भी ले सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे? पहला भी इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, सॉरी इंटीजर नहीं होगा, यहाँ पे नेचुरल होगा, दूसरा भी नेचुरल होगा। पर ध्यान रखना A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। और इसका काउंटर एग्जांपल आप फाइंड करके दिखाइए। हो सकता है कहीं पे हो भी जाए, पॉसिबल है कहीं पे हो जाए, बट इन जनरल मतलब ऑर्डर मैटर करता है। आप पहले A को लिख रहे हैं कि B को लिख रहे हैं, वो मैटर करता है। फाइंड एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल। काउंटर एग्जांपल मतलब आपको एक ऐसा एग्जांपल फाइंड करके दिखाना है जहाँ पे A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल ना हो। बहुत ही आसान है, आप कर दीजिए। तो इस A क्रॉस B को दिखाया कैसे जाए? इसको दिखाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनमें सबसे फेमस है
वो एक एक्स एक्सिस बनाते हैं, एक वाई एक्सिस बनाते हैं, और उसके बाद सारे पेयर आप डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पे अभी जो हमने किया हुआ है, ये देख लीजिए, ये है, तो मान के चलिए इधर ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और इधर कहीं पे ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो आप इन सारे पॉइंट्स को ले लीजिए, ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे आपको। ये पॉइंट कैसे पता चला अभी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट कौन सा है, इसको नीचे मिलाइए और इधर मिलाइए, तो पहला कंपोनेंट 2 है, दूसरा बी है, तो ये 2 बी है। ऐसे ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, तो इस पॉइंट को यहाँ से मिलाइए, नीचे मिलाइए, ये पॉइंट होगा 3, ए, पहला कंपोनेंट 3 है, दूसरा ये है। तो इस प्रकार से बी सबसे लास्ट एलिमेंट है, तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स बनाएं तो इसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हम थोड़ा स्पीड से कवर कर रहे हैं क्योंकि आपने पहले पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी एक रिवीजन तो बनता है, क्योंकि हम एनालिसिस में बहुत डीप जाने वाले हैं। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको नहीं भी पता तो आप यहाँ से जान सकते हैं, और यहीं से अगर आपने जानना शुरू किया तो आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब डेफिनेशन आती है फंक्शन क्या हुआ। तो ए और बी अगर दो सेट्स हैं, एक फंक्शन क्या होता है, जो हर ऑर्डर्ड पेयर को एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करता है। इसका मतलब ए और बी क्या है, सेट है। मैं लिख लेता हूँ, पर ये फॉर्मल डेफिनेशन है इसलिए पूरी लिखी हुई ठीक रहती है। ए फंक्शन कहाँ से है, फ्रॉम ए टू बी ले रहा हूँ। ए टू बी जो फंक्शन है जरूर नहीं वो बी टू ए भी हो। इज ए सेट of ordered pairs in A cross B such that, इसमें such that मतलब एक्स्ट्रा और क्या है, फॉर ईच ए there exists a unique B such that, तो जो सेट है उसको आप कोई नाम दे दीजिए। फ्रॉम ये यहाँ पे लिखा है ना मैंने, ए की, देन ए इज ए फंक्शन फ्रॉम ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी भी लिखना था मैंने, वो बी मैंने लिखा ना, ए टू बी इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। उस सेट को आप फॉर एग्जांपल सेट कैपिटल एस कह दीजिए, सच दैट, तो ये ए कॉमा बी किस में हो जाएगा, एस में हो जाएगा। ये डेफिनेशन मैथमेटिकल है थोड़ा बहुत, है ना, और यूनिक भी होना चाहिए, बी मतलब एक ही होना चाहिए। तो आसान शब्दों में आपने जो सारे पेयर बनाए हैं यहाँ पे जैसे मैंने बनाए हुए थे, तो ए से बी में फंक्शन कौन कौन होंगे, तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ले लो आप, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ले लो, ठीक है, यहाँ तक तो समझिए। इस ऑर्डर्ड पे, इस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऑर्डर्ड पेयर तो सारे बना लिए, उसका कोई सेट लीजिए, मतलब हम सब सेट ले रहे हैं। पर रूल क्या होना चाहिए एडिशनली, कोई भी एलिमेंट ए का हो, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच ए देयर एग्जिस्ट ए बी, मतलब आपको ये वाला भी लेना होगा, फॉर ईच ए ये लेना होगा, चाहे तो कम से कम या तो ये लीजिए या ये लीजिए, मतलब एक ऐसा पेयर लेना ही होगा जिसमें 1 है, ये है पहला। एक पेयर वो लेना होगा जिसमें एक दूसरा पेयर भी है, 2 भी है, और एक ऐसा लेना होगा जिसमें 3 है। एक किस ऐसा न बन जाए कहीं हमारा सेट कि कैपिटल ए का एक भी एलिमेंट छूट जाए, कैपिटल ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। मतलब एक पेयर या तो ये ले लो या ये ले लो, वैसे ही 2 के लिए या तो ये ले लो या ये ले लो, या 3 के लिए या ये लो या ये ले लो, दोनों। पर इंटरेस्टिंगली क्या आप दोनों ले सकते हैं क्या, तो उसका आंसर भी क्या है, ये बी, यूनिक बी होनी चाहिए। हर ए के लिए एक यूनिक बी होना चाहिए। अगर आप दोनों के लिए दें तो गड़बड़ हो जाएगा।
3 की इमेज ए भी हो जाएगी, 3 की इमेज बी भी हो जाएगी, तो 3 की इमेज यूनिक नहीं है। 3 के लिए जो एलिमेंट कैपिटल बी में होगा वो यूनिक होगा, वो या तो ए होगा या बी होगा। तो मैंने ये क्यों कहा या ये लीजिए या ये लीजिए, दोनों ले लीजिए, वो समझने के लिए कम से कम हमें एक एलिमेंट ऐसा लेना ही है जिसका पहला कंपोनेंट 1 हो, फिर एक कंपोनेंट 2 हो, फिर ऐसा एक पेयर जिसका एक कंपोनेंट 3 हो। और साथ ही में याद रखना हर एलिमेंट का जो राइट वाला कॉर्नर है, वो राइट वाला एलिमेंट है वो यूनिक ही होना चाहिए। मतलब 3 के साथ ए आ गया तो 3 के साथ अब कोई दूसरा नहीं आ सकता है। तो इसे यूजुअली हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ फ्रॉम ए टू बी। इसे आप एक ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबको पेयर सबका वो करना स्टार्ट कर दीजिए, सारे पॉइंट लिखना स्टार्ट कर लीजिए फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो जैसे पॉइंट यहाँ ले लिए, एफ की जो डोमेन में है उसको हम डोमेन कहते हैं। जो पहला सेट है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए, इसको कहते हैं डोमेन। अभी मैंने डिफाइन किया ए से बी में, तो कैपिटल ए को डोमेन कहते हैं। और यूजुअली अगर फंक्शन एफ है तो आप इसे डी एफ बोल सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ। ऐसे ही वे सेकंड के सारे एलिमेंट रेंज कहलाते हैं, रेंज। पर सारे एलिमेंट जरूर नहीं है रेंज में हो, एक चीज़ और होती है कोडोमेन, पर अभी कोई ज़रूरत नहीं हमें उतनी डिटेल। आप ये मान के चलो द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन एस, उसको हम रेंज कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, सेकंड मतलब क्योंकि आपने पेयर बनाया हुआ है ना, तो पहले वाले को आपने डोमेन बोल दिया, ये 1 1 या 2 ये पहले वाले जो भी हैं इनका फंक्शन में जो नाम है उनका नाम हो गया डोमेन। सेकंड वालों का नाम क्या होगा, सेकंड वाले जो भी हैं उनका नाम, वो सारे मिला करके किसको बनाते हैं, रेंज। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, बस उसको क्या कहते हैं, इज रेंज। और उसे सिंपली आप अगर फंक्शन आपका एफ है तो आर एफ बोल दीजिए। तो अभी मैंने जो कंडीशन बताया फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है, अगर ए बी बी क्या हो, फंक्शन है, एस में बिलोंग करे और ए बी डैश बी एफ में बिलोंग करे, तो इसका सीधा सा मतलब होगा इम्प्लाइज दैट, इसको इम्प्लाइज दैट पढ़ते हैं, बी और बी डैश क्या हो जाए, सेम हो जाए। और फंक्शन भी एक चीज़ होती है, मैपिंग भी एक चीज़ होती है। लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम हम कम से कम इन चीज़ों पे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि मोस्ट ऑफ ये फंक्शन है कि मैपिंग है, क्योंकि अभी हमारे क्वेश्चन नहीं है, हम थोड़ा आगे के लेवल की बात करेंगे। लगभग हम हमेशा फंक्शन की ही बात करेंगे। दिखाने का तरीका क्या होता है, मैंने यहाँ पे बताया था ग्राफ का, तो इधर डोमेन चेंज होगा और इधर आप निशान मार दीजिए, वो रेंज चेंज होगी। तो डोमेन और रेंज के पॉइंट को मिला करके, सारे पॉइंट डोमेन में और भी पॉइंट हो सकते हैं, तो जहाँ भी जा रहा है आप उनको मिला करके एक ग्राफ बना सकते हैं। ऐसे ही मान सकते हैं आप फंक्शन को। दूसरा तरीका आप ये भी मान सकते हैं कि वो एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अगर आपका कोई सेट ये है, एफ ने मैप कर दिया, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो पहले सेट ऐसा था अब ऐसा बन गया, इसमें कोई एलिमेंट ए था अब वो यहाँ पे आ गया एफ ए। तो कैपिटल ए और ये इमेज क्या होगी, एफ ए टाइप की एलिमेंट, मतलब बी की। एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ है, ए से बी में। तो हो सकता है पहले सेट ऐसा दिखता रहा हो, आपने एक एक एलिमेंट की इमेज निकाली, अब कैसा दिख रहा है, तो अब ऐसा दिख रहा है। तो इस हिसाब से उसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अगर आप समझ गए तो सही है, नहीं समझे तो देख लीजिए। मान के चलिए इक्वल टू सारे एक्स है और एफ एक्स इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर है। इसी को आप यहाँ पे ध्यान रखिए, मैंने जो एस कहा है इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एस ए इक्वल टू बी यूजुअली, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें एस क्या हो गया, ए से बी में फंक्शन हो गया। बट यूजुअली हम इन प्लेस ऑफ कैपिटल एस या कुछ और स्मॉल एफ स्मॉल जी को फंक्शन मानते हैं। पर अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एस की जगह फंक्शन लिखता ठीक यहाँ पे इस सेट एफ, तो शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन होता, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप बोलते हैं, आप इन्हें तो बोला था नहीं कैपिटल ए से लिखते हैं,
लेकिन फंक्शन वगैरह को हम स्मॉल से लिखते हैं, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल एस लिखा और बिलो एस इक्वल टू बी लिखा है। अब आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल एफ लिख लीजिए, एफ मैप होगी ए से बी में, और अगर ए भी एफ का मेंबर है तो हम इसी को लिखते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। ए को आप बोलिए डोमेन ऑफ एफ, बी को आप बोल सकते हैं रेंज ऑफ एफ, और ए का आप सेट ऑफ एलिमेंट्स कैसा कर सकते हैं कि पहले देखिए कैसे दिख रहा था, वो सारे पॉइंट आपने कहीं पे रख के देखिए ऐसे दिखते थे। तो फंक्शन एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ए की इमेज क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है, उन सबको ड्रॉ करके लिख लीजिए, ये है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ए ले लिया, ए क्या है 1 2 3 डोमेन के हिसाब से, तो एफ एक्स देखो सीधे कहाँ चला गया, 1 से स्टार्ट हो गया सीधे 4 पे चला गया, फिर 9 पे जाएगा, फिर 16 पे जाएगा, बीच के सारे हट जाएंगे, तो नेचुरल नंबर में ही गैप बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप डोमेन को देखें तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे दिखेगा डोमेन। इस वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, नेचुरल नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और इस हिसाब से चलेगा। लेकिन जैसे हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले की बात करें, 1 होगा, 1 के बाद 2 3 गायब, सीधे 4 होगा, 4 के बाद सारे गायब, सीधे 9 आएगा, तो देखो चेंज हो गया ना थोड़ा। तो ये विजुअलाइजेशन करने के लिए मैंने ऐसे बनाया हुआ है, मान के चलो पहले ऐसे दिखता था, आपने सारे एलिमेंट की इमेज निकाली और देखा कैसे दिखते, तो हो सकता है ऐसा दिखता हो। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं फंक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और ऐसे फंक्शन एक मशीन भी है, फंक्शन एक मशीन है। आप मशीन में एक इनपुट डालते हैं, ये मान के चलिए ये इसका इनपुट है, ये इसकी बॉडी है, और थोड़ा सा आउटपुट भी मैं इस पर लगा लेता हूँ, ये आउटपुट हो गया इसका। आपने इनपुट एक्स डाला इसमें, इस फंक्शन इस मशीन का नाम है एफ, मशीन है एक, और बाहर क्या आया एफ एक्स। आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे मैं आप समझे। तो एक फंक्शन एक प्रकार से एक मशीन है जो आपको एक इनपुट लेती है और आउटपुट देती है। इनपुट क्या लेती है, ये इनपुट लेता है डोमेन को, जिसको हम डोमेन बोल रहे थे। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होती है रेंज। जैसे इसी को देख लीजिए, जो ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इनपुट क्या दे रहे हैं आप इसे, 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, और ऐसे आप आगे तक जहाँ तक नेचुरल नंबर देना चाहे दे सकते हैं। मशीन का नाम क्या है, मशीन का नाम है स्क्वायरिंग, हर किसी का स्क्वायर कर रहे हैं। और आउटपुट क्या है, जब 1 डालोगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, मतलब एफ उसको स्क्वायर कर देगी। 2 डालोगे आउटपुट 4 मिलेगा, 3 डालोगे आउटपुट 9 मिलेगा। तो इस हिसाब से फंक्शन को आप एक मशीन की तरह भी देख सकते हैं। अगले लेक्चर में हम उनके इनवर्स देखेंगे और स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन पे बात करेंगे। थैंक यू।